सोचते सोचते डॉक्टर पटेल का सिर दर्द से फटने लगा था। उन्होंने घड़ी देखी तो सुबह के 4 बजे थे। पूरा कमरा सिगरेट की गंध से भरा हुआ था। उन्हें याद है कि इससे पहले उन्होंने जीवन में 2 बार सिगरेट पी थी, पर इस एक रात में वह 4 पैकेट सिगरेट पी गए थे। दरअसल शाम को श्वेता का फ़ोन आने के बाद डॉक्टर पटेल इतना आंदोलित हो गए थे कि अपने बीवी बच्चों से काम का बहाना बनाकर रात को अपने नर्सिंग होम में ही रुक गए थे। हाँ, उसी श्वेता का फ़ोन आया था जिसके लिए मैं पिछले 5 सालों से अपना घर परिवार, व्यवसाय, यार दोस्त, यहाँ तक कि अपने 2 मासूम बच्चों को भी भूले बैठा था। उसी श्वेता के जहर बुझे शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे थे। तुमने जो कुछ किया है वह एक सोची समझी योजना के तहत किया है। तुम इंसान नहीं हैवान हो। मेरे देवता समान पति को तुमने बर्बाद कर दिया। डॉक्टर पटेल सोच रहे थे कि बर्बाद तो मैं हुआ, समाज में मेरी बदनामी हुई, शारीरिक रूप से मैं अपंग हुआ, प्रोफेशनल रूप से ज़मीन पर मैं आ गया, और वह सिर्फ श्वेता की खातिर। फिर भी उसका पति देवता और मैं हैवान। इसी के साथ डॉक्टर पटेल के दिमाग में पिछले कुछ सालों की घटनाएं न्यूज़ रील की तरह उभरने लगी। मैं डॉक्टर पटेल इसी उदयपुर में पला बढ़ा और यहीं से सर्जरी में एमएस करने के बाद सरकारी नौकरी में ना जाकर अपना निजी नर्सिंग होम खोला। छोटा शहर, काम करने की लगन और कुछ मेरे मिलनसार व्यक्तित्व ने मिलकर मरीजों पर इस कदर असर छोड़ा कि 3-4 साल के भीतर ही मेरा नर्सिंग होम शहर का नंबर 1 एक नर्सिंग होम कहलाने लगा था। शहर और आसपास के डॉक्टर भी मेरे नर्सिंग होम में सर्जरी के लिए अपने मरीजों को पूरे विश्वास के साथ भेजने लगे। मेरी पत्नी उदयपुर विश्वविद्यालय में लेक्चरर थी। हर तरह से सुखी संतुष्ट जीवन गुजर रहा था कि श्वेता से मेरी मुलाकात हो गई। श्वेता मेरे ही एक नज़दीकी दोस्त मयंक की बीवी थी। मयंक रामकरण अंकल का बेटा था और रामकरण अंकल के एहसानों के तले मैं पूरी तरह से दबा हुआ था। यह बात तब की है जब अपने नर्सिंग होम को जमाने के लिए मुझे कुछ सर्जरी का उपकरण खरीदने के लिए एक बैंक गारंटर की ज़रूरत थी। ऐसे में काम आए मेरे पत्नी के दूर के एक रिश्तेदार रामकरण अंकल, जो उदयपुर में ही शिक्षा विभाग में क्लर्क थे। रामकरण अंकल ने बैंक गारंटर बनकर मेरी समस्या को हल किया था और मैं यह कभी नहीं भूल सकता कि इसी बैंक गारंटी की वजह से मेरा यह नर्सिंग होम स्थापित हो पाया, जो कि बाद में नई ऊंचाइयों तक पहुंचा। रामकरण अंकल का बेटा मयंक एक तेज तर्रार महत्वाकांक्षी नौजवान था, जिसे पिता ने जोड़ तोड़ करके डिग्री कॉलेज में तकनीशियन की नौकरी दिलवा दी थी। रामकरण अंकल द्वारा बैंक गारंटी दिए जाने के बाद मयंक का मेरे नर्सिंग होम में आना जाना बहुत बढ़ गया और अपने कॉलेज के बजाय वह अपना आधा दिन मेरे नर्सिंग होम में गुजारता था। वैसे इसके पीछे भी एक कारण था जो मुझे बाद में पता चला था, और वह था श्वेता से उसका अफेयर। जी हाँ, इसी श्वेता से जिसके आज के फ़ोन के बाद मैं अपने अतीत में झांकने को मजबूर हुआ हूँ। श्वेता मयंक की रिश्तेदारी में ही एक खूबसूरत मृगनयनी थी, जो उसी डिग्री कॉलेज में एमफिल कर रही थी जिसमें मयंक तकनीशियन था। अपने पिता के पैसे के बल पर मोटरसाइकिल पर घूमने और अकड़ कर रहने वाले मयंक पर श्वेता ऐसी फिदा हुई कि वह अपने घर वालों के सख्त विरोध के बावजूद मयंक के साथ प्रेम बंधन में बंध गई। मुझे तो बाद में पता चला कि यह प्रेम की लता भी मेरे ही नर्सिंग होम में पली बड़ी और परवान चढ़ी थी, और प्रेम का ये खेल तब शुरू होता था जब मैं दोपहर में खाना खाने घर जाता था। मयंक तब मेरे वापस आने तक श्वेता को वही नर्सिंग होम में ही बुला लेता था और दोनों कबूतर की तरह तब तक गुटरगू करते रहते थे। मुझे जब यह सब पता चला तो बुरा लगा था, लेकिन मयंक की खुशी को ही उस समय मैंने अपनी खुशी समझा और रामकरण अंकल पर दबाव बनाकर मैंने उन दोनों के प्रेम को विवाह के अंजाम तक पहुंचाया था। दरअसल श्वेता के घर वालों की जिद को देखते हुए रामकरण अंकल ने भी मयंक की शादी कहीं और करने का मन बना लिया था और मयंक को भी अपनी इज्जत का वास्ता देकर तैयार कर लिया था, जबकि श्वेता के घर वाले अपनी एमफिल कर रही बेटी के भविष्य को देखते हुए मात्र एक तकनीशियन और वह भी सिर्फ एक स्नातक को उसके लायक ना मानते थे। मयंक महत्वाकांक्षी था और अपनी महत्वाकांक्षा के चलते एक बार वह शेयर बाजार में 50,000 की रकम डुबो चुका था। इसके बाद भी मयंक ने 2-3 ऐसे बिजनेस अपने पुराने दोस्तों के साथ मिलकर किए थे जिसका क ख ग भी वह नहीं जानता था।
नतीजा उस घुड़सवार जैसा ही हुआ था जो पहली बार घुड़सवारी करता है। इस तरह अपने पिता की लगभग 2 लाख रुपए मयंक डुबो चुका था। मज़े की बात यह थी कि मेरे साथ लगभग आधा दिन गुजारने वाले मयंक ने अपने इन कारनामों को भी मुझसे छिपाकर अंजाम दिया था। मुझे तो तब पता चला जब तकाजे वाले मयंक को ढूंढते हुए मेरे नर्सिंग होम के चक्कर लगाते नजर आए। एक दिन मैंने मयंक को अपने पास बिठाकर कहा, यह सब क्या है मयंक? अगर तुम्हें कोई काम करना ही था तो पहले मुझसे सलाह ले ली होती। बड़े होने के नाते कुछ अनुभव तो मैं भी रखता हूँ, कोई अच्छी सलाह ही तुम्हें देता। मयंक ने उस दिन अपनी महत्वाकांक्षा फिर मेरे सामने दोहराई थी कि वह सारी उम्र तकनीशियन बनकर नहीं सड़ना चाहता है, बल्कि किसी व्यापार के जरिए धन कमाकर बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता है। उसकी योजना के बारे में पूछने पर मयंक ने मुझे बताया था कि यह शहर विस्तार के पथ पर अग्रसर है, तो क्यों न हम इस नर्सिंग होम को अस्पताल श्रृंखला के रूप में फैलाएं। एक बार तो मैंने मयंक की योजना को उसकी कल्पना की कोरी उड़ान बताकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन जब उसने यह बताया कि वह शहर से 10 किलोमीटर दूर एक नई निर्माणहीन कॉलोनी में सस्ते में जगह ले चुका है और अगर मैं अपना नाम देकर श्वेता को साथ लेकर इस दिशा में कदम उठाऊं तो भविष्य में उसके लिए बहुत कुछ अच्छा रहेगा। इस प्रस्ताव पर मैंने गंभीरता से सोचा था। एक तो मैंने अपनी स्थिति से पूर्णतः संतुष्ट था, दूसरे रामकरण अंकल के एहसानों का कुछ बदला चुकाने का मौका देखकर मैंने हामी भर दी। तुरंत युद्ध स्तर पर भवन निर्माण का काम शुरू हो गया और अब से ठीक 5 साल पहले वह घड़ी भी आ गई थी जब विधिवत पटेल ग्रुप्स ऑफ हॉस्पिटल अस्तित्व में आया था, जिसका मैनेजिंग डायरेक्टर मैंने श्वेता को बनाया था। बस यहीं से शुरू होती है मेरी चाहत की कहानी, कदम दर कदम धोखे की, जो आज इस अंजाम पर पहुंची है। मयंक के साथ यह तय हुआ कि मैं श्वेता को अपने साथ रखकर 1.5 साल तक उसे अस्पताल मैनेजमेंट के गुण सिखाऊंगा, जिससे वह सब सेंटर को पूरी तरह संभाल सके और मैं घूम घूम कर अपनी शाखाओं को संभालता रहूंगा। मैं शुरू से ही अपने इस काम में पूरे उत्साह से लग गया। अपने हर डॉक्टर को श्वेता से मिलवाया, किसको कैसे हैंडल करना है इसके गुण बताए, यहाँ तक कि मैं खुद पर्दे के पीछे हो गया और सामने पर्दे पर श्वेता की छवि पेश करने लगा। मुझ पर उसे आगे बढ़ाने का जैसे जुनून सा सवार हो गया था। मैं चाहने लगा था कि दुनिया श्वेता को शहर के नंबर 1 बिजनेस लेडी के रूप में जाने, क्योंकि उसने मुझे अपनी यही चाहत बताई थी और उसकी चाहत को पूरा करना मैंने अपना लक्ष्य बना लिया था। श्वेता की ओर से मुझे पहला धक्का तब लगा जब 6 महीने बाद उसने यह बताया कि वह गर्भवती है। न जाने क्यों पहली बार मैं अपने को ठगा सा महसूस करने लगा। कहाँ तो मैं कल्पना कर रहा था कि साल भर में वह मेरे कंधे से कंधा मिलाकर इस अस्पताल श्रृंखला को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करेगी, और कहाँ अभी से वह परिवार बढ़ाने में ही अपना सुख देख रही है, जबकि उसकी बड़ी बच्ची मात्र अभी 1.5 साल की थी। हालांकि मुझे यह सोचने का हक नहीं था, मगर उससे भावनात्मक रूप से शायद मैं इतना जुड़ गया था कि अपने सिवा किसी और से उसके रिश्ते को भी नकारने लगा था। अब तक श्वेता सिर्फ दोपहर तक ही मेरे साथ रहती थी, जबकि मैं चाहता था कि वह सुबह से शाम तक मेरे साथ रहे और अस्पताल के संचार में मेरी तरह वह पूरी डूब जाए। मैंने किसी तरह ये कड़वा घूंट हजम किया ही था कि श्वेता ने एक नई योजना बना ली। उसके कहने पर मैंने अपने अस्पताल श्रृंखला को कंप्यूटरीकृत किया और वह चाहती थी कि स्वयं कंप्यूटर सेंटर जाकर कंप्यूटर सीखे। मैंने उसे समझाया कि अभी तुम अस्पताल में 5-6 घंटे ही दे पाती हो, कंप्यूटर सीखने जाओगी तो यह समय और भी कम हो जाएगा और फिर तुम्हें कंप्यूटर सीख कर करना भी क्या है। लेकिन उसकी जिद के आगे मेरी एक ना चली और अब अस्पताल में उसका समय केवल 2 घंटे का ही रह गया। मैंने दिल को यह सोचकर तसल्ली दी कि 6 महीने बाद तो श्वेता मुझे पूरा समय देगी ही, लेकिन तभी उसने एक बेटी को जन्म दिया और 3 महीने के लिए वह घर पर बैठ गई। शहर में पहला फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स खुला तो श्वेता ने नर्सिंग होम के कामों में मुझे सहयोग करने की बजाय 2 साल का डिज़ाइनिंग कोर्स करने की जिद पकड़ ली और मैंने उसकी यह इच्छा भी पूरी की। धीरे धीरे उसके इस नए काम में इतना डूब गया कि मेरे मिलने वाले मजाक में मुझे टेलर मास्टर कहने लगे। ड्रेस डिज़ाइनिंग के कोर्स में श्वेता के फर्स्ट
आने के जुनून में मैं इतना खो गया कि अब अपने अस्पताल को एक जूनियर सर्जन के हवाले करके श्वेता के साथ घूमता। कभी उसे क्लास में ले जाता तो कभी प्रैक्टिकल के लिए कपड़ा, धागे, सलमे सितारे लेने बाजार के चक्कर काटने लग जाता। नतीजा, मेरा बिजनेस घटकर आधा रह गया, लेकिन मैं ना चेता क्योंकि तब मुझ पर श्वेता का नशा छाया हुआ था। मेरी एकमात्र चाहत यही थी कि श्वेता जिस क्षेत्र में भी जाए नंबर 1 रहे और वह दुनिया से कहे कि देखो, यह वह इंसान है जिसके कारण आज मैं तरक्की की बुलंदी पर हूँ। जब वह एकांत में मुझे यह श्रेय देकर कहती कि मैं उसका सब कुछ हूँ तो मैं फूला नहीं समाता था। और इसी तरह की एक भावनात्मक घड़ी में एक दिन वह समर्पित भी हो गई। आखिर वह दिन आया जब श्वेता को डिजाइनिंग सेंटर द्वारा आयोजित एक शानदार समारोह में बेस्ट फैशन डिज़ाइनर की उपलब्धि हासिल हुई। मुझे धक्का तो उस दिन लगा जब मुझे उस समारोह में अपने साथ ले जाने लायक उसने ना समझा। अगले दिन अखबार भी मुझे मुंह चिढ़ा रहे थे। शहर की बेस्ट फैशन डिज़ाइनर श्वेता ने अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने पति को दिया, जिनके मार्गदर्शन और सहयोग के बिना वह यह उपलब्धि हासिल ना कर पाती। उस दिन मुझे पहली बार लगा कि मैं सिर्फ एक सीढ़ी मात्र हूँ जिस पर पैर रखकर श्वेता सफलता के पायदान पर चढ़ना चाहती है, और इस काम में उसके पति मयंक का उसे पूरा समर्थन हासिल है। होता भी क्यों ना, मुझ जैसा एक काठ का उल्लू जो उसे मिल गया था, जिसके बारे में वह समझ चुकी थी कि मैं उसकी किसी भी इच्छा के खिलाफ नहीं जा सकता था। उसकी सब इच्छाएं मैंने पूरी की, और जब श्रेय लेने की बारी आई तो पति देव सामने आ गए। अब मैं अंदर ही अंदर घुटने लगा। किसी से कुछ कह सकता नहीं था क्योंकि मैंने अपनी बीवी तक को इस जुनून के चलते पिछले 3 साल से अनदेखा कर रखा था, और हमारे बीच के संबंध तनावपूर्ण नहीं तो कम से कम मधुर भी नहीं रह गए थे। वह पढ़ी लिखी समझदार औरत थी, लेकिन सब कुछ देख जान कर भी चुप थी। तो वजह श्वेता का रामकरण अंकल की बहू होना था, जिसे वह अपने पिता के समान ही मानती थी। श्वेता की बेवफाई से टूटा मैं अपना दर्द किसके साथ बांटता, क्योंकि घर परिवार, नाते रिश्तेदार, यार दोस्त सब तो मुझसे दूर हो गए थे। ऐसे मौके पर मैं नशे की गोलियों का सहारा लेने लगा। डॉक्टर होने की वजह से मुझे ये गोलियां सहज उपलब्ध थीं। धीरे धीरे हालत यह हो गई कि मैं अस्पताल में सुबह ही नशे में गिरता पड़ता पाया जाने लगा। घर पर भी नशे की जोंक में श्वेता का गुस्सा मैं अपने बीवी बच्चों पर निकालने लगा, और धीरे धीरे बच्चे मुझसे दूर होने लगे। नशे की मेरी लत अब और भी बढ़ गई थी। तभी एक दिन सुबह उठने पर मुझे लगा कि मेरे दाएं हाथ ने लकवे के कारण काम करना बंद कर दिया है। मैं अपाहिज हो गया। 2 दिन तो मैंने शोक की स्थिति में गुजारे, लेकिन फिर इसे ही अपनी नियति मानकर काम पर आना शुरू कर दिया। नए रखे कार चालक की मदद से कार में बैठकर अस्पताल आ जाता। सर्जरी के लिए तो अब मैं पूरी तरह से अपने जूनियर सर्जन पर निर्भर हो गया, लेकिन दिल में फिर भी एक चाह थी कि शायद अब श्वेता आएगी और गंभीरतापूर्वक अस्पताल को संभालेगी। मेरी यह हसरत कभी पूरी ना हो पाई। हाँ, मेरी बीमारी का सहारा लेकर अस्पताल में मयंक की दखल अंदाजी बढ़ती गई। उस दिन तो हद ही हो गई जब एक पार्टी में मेरे सीनियर डॉक्टर हेमेंद्र ने मेरा परिचय किन्हीं मिस्टर सिंधवी से पटेल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के रूप में करवाया तो सिंधवी अविश्वास से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे कि उसके मालिक तो मेरे दोस्त मिस्टर मयंक हैं। ये कौन है? दूसरा झटका मुझे मयंक के पड़ोसी वर्मा जी ने यह पूछ कर दिया कि और आप भी मयंक जी के अस्पताल में कार्यरत हैं? मैं दंग रह गया। अपने ही अस्पताल में मैं अपरिचित हो गया। मेरी आंखें खुली, लेकिन अभी भी श्वेता के प्यार के खुमार ने जकड़ रखा था मुझे। हालांकि वह अब मुझसे खिंची सी रहने लगी थी। इसी दौरान मेरे अस्पताल में एक मरीज की मौत को लेकर हंगामा मच गया। शहर के सभी अखबारों ने इस घटना को नमक मिर्च लगाकर छापा। इस घटना के बाद मेरे रहे सहे व्यापारिक संबंध भी कन्नी काटने लगे और व्यावसायिक दृष्टि से मैं धरातल पर आ गया। अब श्वेता ने नजरें बिल्कुल फेर ली और खुलेआम मेरी बर्बादी का जिम्मेदार वह मुझे ही बताने लगी। उस वक्त तो मेरी हैरानी की सीमा ना रही जब उसने मुझे कहा कि पिछले कई सालों से उसके पति मयंक ने अस्पताल को संभाल रखा था, वरना तुम्हारी वजह से तो यह अस्पताल चलने से पहले ही बंद हो जाता। आज शाम को एक छोटी सी बात पर मयंक बदतमीजी पर उतर आया और मेरे कर्मचारियों के सामने वह चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि
पिछले कई सालों से मैं तुम्हें सहन कर रहा हूँ। यह सुनकर मैं सन्न रह गया, लेकिन फिर मैंने संभल कर कहा, मेरे दोस्त, तुम वाकई मुझे सहन कर रहे हो तो अब कोई मजबूरी नहीं है मुझे सहन करने की। अब मैं तो अपाहिज हो चुका हूँ। मयंक चीख कर बोला, तू मुझसे कह दे, मैं कल से तेरे अस्पताल में झुकूंगा भी नहीं। मैंने कहा, कल किसने देखा है, मैं आज ही कह रहा हूँ। वह तुरंत मुड़ा और निकल गया वहां से, जैसे कि वह यहाँ से जाने का बहाना ही तलाश रहा हो। उसके जाने के घंटे भर बाद श्वेता का फोन आया। तुमने जो कुछ किया वह सब एक सोची समझी स्कीम के तहत किया। तुम्हें मेरा शरीर पाना था, सो वह तुम पा गए। तुम इंसान नहीं, हैवान हो। मेरे देवता समान पति को तुमने बर्बाद कर दिया। श्वेता के कहे ये शब्द मुझे अतीत की इन कड़वी यादों में झांकने को मजबूर कर रहे थे। और मैं अब भी यही सोच रहा हूँ कि प्लान से मैं चला या मयंक, हैवान मैं हूँ या मयंक। फ्रेंड्स, इस कहानी में हैवान आपको कौन लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।